रेस्ट एंड मोशन। सबसे पहले डेफिनेशन करते हैं रेस्ट, और जो कि बोल्ड हुआ है इस वक्त। रेस्ट की डेफिनेशन हमारे पास ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी सराउंडिंग के लिहाज से, इर्द गिर्द की चीज़ों के लिहाज से अपनी जगह बदल नहीं रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट जो होगा वो रेस्ट में होगा। तो लिखा हुआ है अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट, एक बॉडी रेस्ट में होती है इफ़ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। अपने इर्द गिर्द की चीज़ों के लिहाज से अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी जगह चेंज नहीं कर रहा है तो वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है। इसी तरह इसके ऑपोजिट है, अगर हम कहें कि ऑब्जेक्ट इर्द गिर्द की चीज़ों के लिहाज से अपनी जगह चेंज करता हुआ जा रहा है, तो ऐसी सूरत में वो ऑब्जेक्ट जो होता है वो मोशन में होता है। तो लिखा हुआ है ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ़ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। सराउंडिंग क्या होते हैं? दरमियान में आपको नज़र आएगा ये टू लाइंस जो हैं, इसमें सराउंडिंग के बारे में बताया हुआ है। सराउंडिंग आर द प्लेसेस इन इट्स नेबरहुड वेयर वेरियस ऑब्जेक्ट्स आर प्लेजेंट, यानी कि इर्द गिर्द जितने भी ऑब्जेक्ट्स मौजूद होते हैं वो सारी की सारी जो होती हैं वो सराउंडिंग कहलाती है हमारे पास। तो रेस्ट एंड मोशन जो है, अगर शॉर्ट क्वेश्चन आए तो डेफिनेशन के साथ एक एग्जांपल, और मोशन भी डेफिनेशन के साथ एग्जांपल, और अगर लॉन्ग आए तो वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले आप ये याद रखें, शॉर्ट क्वेश्चन अगर रेस्ट आता है तो इसके साथ एग्जांपल लिखनी है। मैंने आपको लिखवाई भी थी, रिपीट कर देता हूँ। अ बुक प्लेस्ड ऑन द टेबल, तो रेस्ट की एग्जांपल लिख सकते हैं अ बुक प्लेस्ड ऑन द टेबल, डेफिनेशन के फ़ौरन बाद अ बुक प्लेस्ड ऑन द टेबल। इसी तरह मोशन की एग्जांपल लिख सकते हैं अ बस, अ बस मूविंग ऑन द रोड, अ बस मूविंग ऑन द रोड। तो रेस्ट एंड मोशन एज लॉन्ग क्वेश्चन आए तो सबसे पहले मेन हेडिंग रेस्ट एंड मोशन की, उसके बाद हमने रेस्ट की सब हेडिंग डाल के उसकी डेफिनेशन करनी है, और साथ ही हमने उसकी एग्जांपल दे देनी है। फिर हमने सराउंडिंग की हेडिंग डालनी है, और ये टू लाइंस जो हैं सराउंडिंग की हमने लिख देनी है। और फिर मोशन की हेडिंग डालनी है, मोशन की डेफिनेशन करनी है, और एग्जांपल जो मैंने अभी बताई है अब बस मूविंग ऑन द रोड वो हमने लिख देनी है। और लास्ट में एक्सप्लेनेशन है, जिसमें लास्ट पैराग्राफ जो है वो हमने लिखना है अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है। और इसमें हमने ये बताना है कि रेस्ट और मोशन जो है दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, इनका आपस में ताल्लुक है। क्या ताल्लुक है वो एग्जाम्पल के ज़रिए से एक्सप्लेन करता है कि अगर बस के अंदर जो है बहुत से पैसेंजर बैठे हुए हैं और हम भी बैठे हुए हैं और बस मूव करती हुई जा रही है, तो बस के अंदर बैठे हुए लोगों के लिहाज से जो है वो हम रेस्ट में होंगे, क्योंकि हम बस के अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिहाज से अपनी जगह तब्दील नहीं कर रहे, देयरफॉर वी आर एट रेस्ट। लेकिन अगर बाहर रोड पे या प्लेटफॉर्म पे बाहर कोई बंदा खड़ा हो, कोई ऑब्जर्वर हो, तो उसके लिहाज से ना सिर्फ बस मूव कर रही है बल्कि अंदर बैठे हुए लोग भी मूव कर रहे हैं, तो उसके लिहाज से द बस एंड द पैसेंजर्स इनसाइड द बस आर इन मोशन। तो ये हमारे पास था रेस्ट एंड मोशन। अगर ऐसा लॉन्ग क्वेश्चन आए तो हमने डेफिनेशन, सराउंडिंग यानी कि रेस्ट की डेफिनेशन, फिर सराउंडिंग, फिर मोशन की डेफिनेशन, और फिर एक्सप्लेनेशन हमने करनी है। और उसके बाद हमारे स्मार्ट सिलेबस में नेक्स्ट पेज में आना पड़ेगा आपको, पेज नंबर 33। पेज 33 जो है हमारे पास स्केलर एंड वेक्टर्स। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो स्मार्ट सिलेबस में है वो है स्केलर्स एंड वेक्टर्स। स्केलर और वेक्टर, शॉर्ट क्वेश्चन आए तो डेफिनेशन और 3 एग्जाम्पल दे सकते हैं, और लॉन्ग आए तो वो मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं, मेन हेडिंग आ गई स्केलर एंड वेक्टर्स, उसके बाद सब हेडिंग हमारे पास आ गई स्केलर्स की। स्केलर्स की डेफिनेशन करनी है, ऐसी क्वांटिटीज़ जिसकी वजाहत करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़े, ऐसी क्वांटिटीज़ को हम स्केलर कहते हैं। मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है एक न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी कि 20, 30, 40 कोई नंबर हो सकता है, और अप्रोप्रिएट यूनिट, मुनासिब यूनिट, जिस तरह किलोग्राम, मीटर वगैरह। जिस तरह अगर हम टाइम मेजर कर रहे हैं तो उसके लिए मीटर नहीं इस्तेमाल कर सकते, सेकंड, मिनट, आवर का इस्तेमाल कर सकते हैं।
इसी तरह अगर हम मैस मेयर कर रहे हैं तो किलोग्राम इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्राम इस्तेमाल कर सकते हैं, और कोई यूनिट इसके अलावा यानी कि सेकंड किसी और का यूनिट इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसको हम कहते हैं अप्रोप्रिएट यूनिट। तो मैग्नीट्यूड का मतलब ये होता है, जैसे कि मैं आपको बोल्ड करके भी दिखा देता हूँ, ये हमारे पास मैग्नीट्यूड के बारे में बताया गया है। द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्वांटिटी मीन्स इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू विद एन अप्रोप्रिएट यूनिट। कोई भी चीज़ हम मेयर करते हैं, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी मेयर करते हैं, तो उसको मेयर करते वक्त इन दो चीज़ों को लाजमी हमें बताना पड़ेगा। यानी कि नंबर वन न्यूमेरिकल वैल्यू, जिस तरह 2.5 जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू है, या 40 सेकंड में 40 जो है न्यूमेरिकल वैल्यू है। अप्रोप्रिएट यूनिट जो आगे यूनिट लगा हुआ है, सेकंड हो सकता है, किलोग्राम हो सकता है, मीटर हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट वी आर मेयरिंग। तो स्केलर्स जो हमारी हेडिंग थी, इसमें हमने डेफिनेशन करनी है सबसे पहले। ए स्केलर क्वांटिटी इज डिस्क्राइब कम्प्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड ओनली, यानी कि सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ती है इसकी वजाहत करने के लिए। उसके बाद मैग्नीट्यूड के बारे में बता देंगे, ये मैंने बोल्ड किया हुआ है। द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्वांटिटी मीन्स न्यूमेरिकल वैल्यू विद अप्रोप्रिएट यूनिट। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है कि कोई वैल्यू होनी चाहिए और मुनासिब यूनिट होना चाहिए। ये सिर्फ इन दो चीज़ों की ज़रूरत पड़े किसी चीज़ की वजाहत करने के लिए, तो ये हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं। उसके बाद एग्जांपल्स आएंगी हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज़ की। एग्जांपल्स से एग्जांपल शुरू होती हैं। एग्जांपल ऑफ स्केलर क्वांटिटी आर मास, लेंथ, टाइम, स्पीड, वॉल्यूम, वर्क एंड एनर्जी। और भी बहुत सी हैं, इनमें से तीन कम से कम आपको याद होनी चाहिए। और ये वो क्वांटिटीज हैं जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। क्योंकि डायरेक्शन का अगर जिक्र हो तो वो वेक्टर्स में आ जाता है हमारे पास। टाइम मेजर करते हैं, हम कहते हैं 20 सेकेंड टाइम हो चुका है, लेकिन हम नहीं कहते कि ईस्ट की तरफ है या वेस्ट की तरफ है। इसी तरह किसी चीज़ की लेंथ मेजर करते हैं तो हम कहते हैं टेबल की लेंथ जो है वो 65 सेंटीमीटर है। तो हम ये नहीं कहते हैं कि ईस्ट की तरफ है, वेस्ट की तरफ है। डायरेक्शन की इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए ये सारी की सारी जो है हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। तो स्केलर्स में हमने डेफिनेशन की, उसके बाद हमने मैग्नीट्यूड की हेडिंग डाल के मैग्नीट्यूड के बारे में लिखा, और फिर हमने स्केलर्स की एग्जांपल्स हमने दे दी। उसके बाद वेक्टर्स, वेक्टर्स में हमने डेफिनेशन करनी है। और ये वो क्वांटिटीज हैं जिनकी वजाहत करने, एक्सप्लेन करने के लिए जिनको मैग्नीट्यूड और उसके साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है। ए वेक्टर क्वांटिटी इज डिस्क्राइब कम्प्लीटली बाय मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, और डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है। जैसा कि एग्जांपल्स हैं हमारे पास वेक्टर्स की, इस वक्त जो बोल्ड किया हुआ है ये वेक्टर्स की एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर्स आर वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, मोमेंटम, टॉर्क, ईटीसी। तो इनमें से फोर्स, मोमेंटम, टॉर्क, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी तो इस चैप्टर में आएंगी, बाकी फोर्स, मोमेंटम, टॉर्क ही आगे हम पढ़ चुके हैं। और इनके बारे में हमने पढ़ा था, जिस तरह फोर्स इनमें मेन है। फोर्स जो होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ना सिर्फ मैग्नीट्यूड बल्कि डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। इसी तरह मोमेंटम, टॉर्क, ये सारे के सारे जो हैं जब इनको इनकी वजाहत करते हैं तो हमें इनकी डायरेक्शन बतानी पड़ती है कि ये किस डायरेक्शन में जो है वो इनकी वजह से ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करता हुआ जा रहा है। तो इसके लिए हम एक एक्सप्लेनेशन करते हैं, इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए। वो हमारे पास कंसीडर से स्टार्ट होती है, और इसके साथ जो है वो दो डायग्राम जो सामने बनी हुई हैं वो हमने बनानी है। यानी कि टेबल बनी हुई है ए बी, ये टेबल्स हमने बनानी है। अब इस टेबल में आप देखें तो दो फोर्सेस सेट कर रही हैं, F1 और F2। अगर किसी को कह दो कि टेबल पे दो फोर्सेस लग रही हैं, F1 और F2, तो हमें ये नहीं पता चलेगा कि कितनी मैग्नीट्यूड की हैं। अगर तुम कह देते हो कि 20 न्यूटन, 30 न्यूटन की फोर्स F1 F2 लग रही हैं, तो हमें नहीं पता चलेगा टेबल लेफ्ट साइड को मूव करेगी या राइट साइड को मूव करेगी। अगर हम कह दें कि दोनों फोर्सेस राइट साइड को लग रही हैं, डायरेक्शन बता दें, तो ऐसी सूरत में हम बताएंगे कि टेबल राइट साइड में चली जाएगी। या अगर हम कहते हैं एक फोर्स राइट और एक फोर्स लेफ्ट की तरफ लग रही है, और साथ में वैल्यू भी बता देते हैं कि राइट वाली 20 न्यूटन है और लेफ्ट वाली 5 न्यूटन है, तो इसका मतलब है कि राइट वाली 20 न्यूटन ज़्यादा थी, तो ऑब्जेक्ट जो है वो राइट की तरफ मूव कर जाएगा। तो फोर्स एक ऐसी क्वांटिटी है जिसकी वजाहत करने के लिए, जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए ना सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ती है बल्कि साथ डायरेक्शन भी हमें बताना ज़रूरी होता है।
इसी तरह वेलोसिटी, अगर कोई ऑब्जेक्ट 30 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है और ईस्ट की तरफ मूव कर रहा है, हमने साथ ये भी बता दिया इट इज़ मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट, इसका मतलब है वेलोसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमने डायरेक्शन भी बता दिया कि ऑब्जेक्ट जो है इतने किलोमीटर पर आवर से ईस्ट की तरफ जा रहा है। तो ओवरऑल एक्सप्लेनेशन में आपने ये फर्स्ट 2 लाइंस लिखने के बाद द टू से लेके वेक्टर्स तक जो है ये आपने लिखना है और इसके साथ ए बी डायग्राम बनानी है। और ये हमारे पास है एक्सप्लेनेशन ऑफ वेक्टर। नेक्स्ट पेज में टॉप पे हेडिंग पहले से मौजूद है, पेज नंबर 34 में लिखा हुआ है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं, एक सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन है। पहला जो पैराग्राफ है वो सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि सिंबल उसका कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए जो सिंबल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जिस तरह फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, उस सिंबल को या तो बोल्ड करके लिखना पड़ेगा, या उसके ऊपर बार लगाना पड़ेगा, या उसके ऊपर एक एरो लगानी पड़ेगी। तो दिस इज कॉल्ड सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन। टू डिफरेंशिएट लिखा हुआ है, टू डिफरेंशिएट ए वेक्टर फ्रॉम स्केलर क्वांटिटी वी जनरली यूज बोल्ड लेटर्स टू रिप्रेजेंट वेक्टर क्वांटिटीज सच एस एफ ए डी or a bar or arrow over their symbols such as f bar, a bar, d bar or f arrow, a arrow, d arrow। तो हमने कहा सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन, इस पैराग्राफ पे हेडिंग डाली। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए जो है या बोल्ड लेटर का इस्तेमाल करते हैं, या फिर उस लेटर के ऊपर, उसके सिंबल के ऊपर बार या एरो लगा देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में हेडिंग आनी है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। वेक्टर को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। साइड में एक डायग्राम है 2.14, ये हमने इसके साथ बनानी है। और वेक्टर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए जो है एक स्ट्रेट लाइन लगाते हैं, जैसा कि आपको ए बी लाइन नज़र आ रही है साइड में। वी वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इससे। ए बी लाइन के एक एंड पे एरो लगा देते हैं। एरो जो होता है वो उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और ए बी लाइन जो है वो सूटेबल स्केल के मुताबिक जो है वो ड्रॉ की जाती है। मुनासिब स्केल के मुताबिक ए बी लाइन ड्रॉ करते हैं और बी पे एरो लगा देते हैं, तो ये वेक्टर रिप्रेजेंट हो जाता है ग्राफिकली। सिंबॉलिकली में उसके सिंबल को हमने एक्सप्लेन करना है या बोल्ड लेटर से, या बार से, या एरो से। और ग्राफिकली वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके एक एंड पे एरो लगाते हैं। फॉर एग्जांपल वी वेक्टर यहाँ पे शो किया गया है, ए बी जो है वो उसके लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, और बी पे एरो जो है उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये है हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। उसके बाद हमारे सिलेबस में टर्म्स एसोसिएटेड विद मोशन शामिल हैं, और ये टर्म्स जो हैं ये आगे से कंटिन्यू हैं। 35 पेज में है, सारी टर्म्स हमने पढ़नी है। उनमें से फर्स्ट टर्म जो है हमारे पास वो है पोजीशन। पोजीशन आमतौर पे शॉर्ट क्वेश्चन ही आता है बोर्ड में, क्योंकि ये आप देख सकते हैं एक पैराग्राफ ही है, इसमें डेफिनेशन है और एग्जाम्पल है। और डेफिनेशन जो है हमारे पास ये मैंने बोल्ड की है, ये इसकी डेफिनेशन है। किसी जगह को किसी पॉइंट के लिहाज से, किसी रेफरेंस पॉइंट के लिहाज से जो है वो उसकी वजाहत कर देना कि वो कहाँ पे मौजूद है, वो कहलाता है पोजीशन। द लोकेशन ऑफ ए प्लेस, किसी जगह की वजाहत करना, और ए पॉइंट, या कोई पॉइंट हो या कोई जगह हो, विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट, किसी रेफरेंस पॉइंट के लिहाज से उसकी वजाहत कर दें, इज कॉल्ड पोजीशन। आपको डेफिनेशन में नज़र आएगा लिखा हुआ है द लोकेशन ऑफ ए प्लेस और ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट कॉल्ड ओरिजिन। ये यहाँ पे जो कॉल्ड ओरिजिन लिखा हुआ है, ये रेफरेंस पॉइंट का दूसरा नाम ओरिजिन है। रेफरेंस पॉइंट का दूसरा नाम ओरिजिन है। इसलिए आप डेफिनेशन को प्रॉपरली लिख लें, जैसा कि मैंने बोल्ड किया हुआ है, मैं रीड करता हूँ प्रॉपरली। द लोकेशन ऑफ ए प्लेस और ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट इज, खुद से लिखें, इज कॉल्ड पोजिशन। इज कॉल्ड पोजिशन, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट कॉल्ड ओरिजिन का मतलब रेफरेंस पॉइंट का दूसरा नाम ओरिजिन है। तो पोजीशन की डेफिनेशन, द लोकेशन ऑफ ए प्लेस और ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट इज कॉल्ड पोजीशन।
और ओरिजिन जो है वो याद रखें अपने लिए कि रेफरेंस पॉइंट का दूसरा नाम ओरिजिन होता है। उसके बाद एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में हमने ये पैराग्राफ तो लिखना ही है, लेकिन प्लस 2.16 डायग्राम जो राइट साइड पे बनी हुई है, ये डायग्राम हमने बनानी है। और इस एग्जाम्पल में हमने स्कूल की जो है पोजीशन वो एक्सप्लेन करनी है अपने घर के लास्ट से। घर जो है हमारा रेफरेंस पॉइंट है। कोई से भी रोड्स हमने ड्रॉ कर देनी है, एस लिख देना है स्क्वायर बना के, एच लिख देना है एक स्क्वायर बना के, और फिर हमने एच से एस की तरफ एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है और एक एरो लगा देना है। तो ये जो है हमारे हाउस के लिहाज से स्कूल की पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्योंकि जब स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो हम किसी को बता सकते हैं कि हमारे घर से ईस्ट की तरफ इतने किलोमीटर सीधा चले जाएं तो हमारा स्कूल आ जाता है। तो इस तरीके से जो है वो पोजीशन को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन जब हम एग्जांपल देंगे तो हम सिर्फ डायग्राम बनाएंगे और लिख देंगे ऐसा हमारा स्कूल है, ईस्ट में हमारा घर है, और इस घर के लिहाज से हम स्कूल को एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं उसकी पोजीशन को। तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी एच से एस की तरफ, और एस की तरफ एक एरो लगा दी हमने। तो यहाँ हमारा पोजीशन जो है वो कंप्लीट हो जाता है।